स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिनॉल के सभी केसेस डिस्कस कर लिए एसिडिक स्ट्रेंथ में। ठीक है, एक और टर्म समझने की कोशिश की, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड में जो बीच वाला CH2 होता है या कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि H+ के रूप में इसको निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, दोनों तरफ से कार्बोनिल इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है। और अगर क्रॉस कंजुगेशन का इफेक्ट आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। क्रॉस कंजुगेशन का भी इफेक्ट हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि नेगेटिव चार्ज जिसके साथ रेजोनेंस करने जा रहा है वो अगर कहीं और भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, इसी को क्रॉस कंजुगेशन नाम दिया। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया था कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो कंजुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन बना था, कार्बोक्सिलेट आयन में इक्विवेलेंट रेजोनेंस विद नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन था, जबकि फिनॉल में नेगेटिव चार्ज आप कार्बन पे डिलोकलाइज करा रहे हैं तो इफेक्टिव रेजोनेंस उसको नहीं कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो फिनॉल का पीके वैल्यू 10 हो गया था और कार्बोक्सिलिक एसिड का रेंज 4 to 5, मतलब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स को फिनॉल या उसके डेरिवेटिव से कंपेयर हम नहीं करेंगे। क्लास ऑफ कंपाउंड्स क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, तो इनका कंपैरिजन आपस में नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था। अगला इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो 1 से ही शुरू करें। तो हमारा पहला एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड HCOH। ठीक है, इसको A कर देते हैं, फॉर्मिक एसिड हो गया। बेंजोइक एसिड, और आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अच्छा, इनमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन किया जाए तो क्या आइडिया हो सकता है, तो फिर से अगर H+ निकाला जाए तो जो कंजुगेट बेस बनेगा उसकी अगर बात किया जाए तो आपका HC डबल बॉन्ड O-, ये फॉर्मेट आयन हो गया। C6H5C डबल बॉन्ड O-, बेंजोइट आयन हो गया। और ये आपका CH3C डबल बॉन्ड O-, एसिटेट आयन। ठीक है, दिस इज फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन, इसके बाद बेंजीन पे CO- आपका क्या हो जाएगा, बेंजोएट आयन। बेंजोएट आयन, और ये आपका हो जाएगा एसीटेट आयन। समझ मेरी बात, फॉर्मेट, बेंजोएट एंड एसीटेट आयन। अब इनकी अगर स्टेबिलिटी का डिस्कशन किया जाए तो यहाँ CH3 तो आपका क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो CH3 प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है तो यहाँ डेल्टा माइनस करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन का आप माइनस आई इफेक्ट अगर यहाँ एक बार सोचें, ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है तो यहाँ रिलेटिवली डेल्टा प्लस की बात की जाएगी। समझ में आ रही बात? और ये आपका क्या हो गया, ये एक रेफरेंस केस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन को किसी इफेक्ट में हम लोग कंसिडर न करें, ये रेफरेंस केस हो गया। ठीक है, तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन दिख रहा है? ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन दिख रहा है? इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ये दिख रहा है, तो ये कंजुगेट बेस थोड़ा अनस्टेबल हो गया। इन दोनों को कंपेयर करें तब पर ही बात समझ में आती है कि भाई इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो CH3 प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो ये तो हमको समझ में आ रहा है कि फॉर्मिक एसिड की अगर बात करें HCOH, ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा किससे, एसिटिक एसिड से, CH3COH। समझ में आ रही बात? ये तो ठीक बात है। ठीक है, क्योंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है। दूसरा एक कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉप किया कि अगर आप बेंजोइक एसिड की बात करें C6H5COH, तो इसमें हमने माइनस आई इफेक्ट की बात किया तो ये आपका CH3COH,
इससे ज़्यादा एसिडिक हो गया, ये बात भी समझ में आती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ये दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ तो क्लियर हो रहा है। CH3 का प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन रेफरेंस केस हो गया, और इसका बेंजोइक एसिड का हमने माइनस आई इफेक्ट, बेंजीन का माइनस आई इफेक्ट की बात किया, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा हो गई। अच्छा, अगर पीके वैल्यूज़ की हम बात करें तो पीके वैल्यू यहाँ याद भी करना है। इसका पीके वैल्यू 3.7 होता है, ये आपका पीके वैल्यू 4.2 होता है, और ये आपका 4.7 होता है। ठीक है, इसका मतलब फाइनल जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आया, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया? फॉर्मिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, याद आ रहा है, लोअर द पीके वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, और उसके बाद क्या हो गया? एसिटिक एसिड। समझ में आ रही बात? फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आपका फाइनल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इसको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का पीके वैल्यू 3.7, बेंजोइक एसिड का आपका 4.2 और एसिटिक एसिड का 4.7। ठीक है, अब यहां लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको समझना बाकी है कि सर फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड का कंपैरिजन नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे कंपेयर करेंगे? अगर आप कह रहे हैं यहाँ ये कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा है और यहाँ ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो इसका मतलब इसको तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए या इसको ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर C6H5 के माइनस आई इफेक्ट की आप बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वैल्यूज तो उसको जस्टिफाई नहीं करी। वैल्यूज कह रही हैं कि फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड। तो ये तो हमको समझ में आ रहा है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन इनको कंपैरिजन करना है तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको जरा समझने का प्रयास किया जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक अलग चीज है, एक्सप्लेनेशन कर देंगे, लेकिन आप ये चीज हमेशा याद रखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि फॉर्मिक एसिड, उसके बाद बेंजोइक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। और वैल्यूज भी इसमें याद रखेंगे। देखा जाए। अच्छा, बेंजोइक एसिड पे थोड़ा सा और ध्यान से इसको समझा जाए। यहां आपका C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और H प्लस निकल गया तो आपका बेंजोएट है। ठीक है, ये आपका बेंजोएट आयन हो गया, बेंजोएट आयन। अब यहां हो क्या रहा है, फिर से समझने की कोशिश करिए। ये निगेटिव चार्ज तो इसके साथ जाके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस डिलोकलाइज्ड है और बेंजीन माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ भी रही है। यहाँ आपका O माइनस, यहाँ आपका डबल बॉन्ड O। ठीक है, लेकिन यहां एक बात और समझने की है कि अगर हम बेंजोएट आयन को यहां बनाएं तो यहां एक और रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, जो कि ये है। समझ में आ रही बात? यहां इस प्रकार का भी रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, फिर से समझिए, सिंपली क्या है, आप क्रॉस कंजुगेशन की बात करें कि बेंजीन का ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस में, तो इसका नेगेटिव चार्ज इसके साथ इफेक्टिवली डिलोकलाइज नहीं हो पा रहा है। इसी को क्या बोला जाता है? क्रॉस कंजुगेशन। तो बेंजीन के साथ ये कार्बोनिल रेजोनेंस में है, तो देयर इज क्रॉस कंजुगेशन, और क्रॉस कंजुगेशन के कारण नेगेटिव चार्ज इफेक्टिवली डिलोकलाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है। देखिए, ये यहां भी दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज इसके साथ डिलोकलाइज होना चाह रहा है, रेजोनेंस कराना चाह रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस भी यहां है। ठीक है, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज का इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हो पा रहा है। तो क्रॉस कंजुगेशन बाय द बेंजीन रिंग, ठीक है, प्रिवेंट्स द इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज विद द कार्बोनिल। ठीक है, अब लेकिन यहां एक बात और है कि यहां एक बात और समझिए कि बहुत जबरदस्त क्रॉस कंजुगेशन का इफेक्ट यहां देखने को नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं देखने को मिलता है?
ठीक है। अब उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए यहां अगर आपको रेजोनेंस कराना है, ये रेजोनेंस अगर कराना है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये आपका प्लेनर हो गया, यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी आपका प्लेनर हो गया, ठीक है। तो अगर इसको हम समझाएं आपको, तो अगर सभी एटम्स बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये भी बोर्ड के प्लेन में और ये वाला हिस्सा ये भी बोर्ड के प्लेन में है, तो जो इसके प्योर p ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। तो pz pz इसका pz प्योर p ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों p ऑर्बिटल्स इसके साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, बोर्ड के परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं। तो ये दोनों p ऑर्बिटल आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, ये p ऑर्बिटल आपस में रेजोनेंस कर रहे हैं, और ये दोनों p ऑर्बिटल पैरेलल है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये दोनों p ऑर्बिटल पैरेलल है, तो ये आपस में ओवरलैप करने लगे तो रेजोनेंस इधर होने लगा, ठीक है। अब यहां लेकिन एक और बात है, अब यहां एक स्टेरिक हिंड्रेंस का भी फैक्टर आता है, जैसे C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, ये जो प्लेन है यहां, ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। और नीचे हमने क्या बनाया, बेंजीन बनाया, ये क्या हो गया आपका, बेंजीन हो गया, ठीक है। तो बेंजीन का अपना एक प्लेन, फिर से समझिए, तो ये एक बेंजीन का प्लेन है और ये क्या है, CO माइनस का प्लेन है, ठीक है। ये दोनों प्लेन क्या है, बोर्ड के प्लेन में ही हमने रिप्रेजेंट किया, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, ये दोनों तब क्या हो गए, पैरेलल हो गए और रेजोनेंस क्या होगा, होने लगा, ठीक है। आपस में रेजोनेंस और इधर ये क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो ये इधर रेजोनेंस करने लगे। लेकिन अब यहां समस्या ये है कि CO माइनस का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एक बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, और बेंजीन का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। तो इनमें आपस में रिपल्शन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, रिपेल करता है। देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ CO माइनस एंड बेंजीन रिंग। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि, अच्छा एक बात समझने की कोशिश करिए कि रिपल्शंस के बचने का तरीका क्या है, ठीक है। तो एक टर्म हमने आगे चल के कन्फर्मेशंस पढ़ाते हैं। कन्फर्मेशंस क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन। आप सिंपली समझने की कोशिश करिए, यहाँ जो कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है उसके अराउंड रोटेशन की एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन की बात की जाती है। तो यहाँ ये इसके अबाउट क्या करता है, रोटेट कर जाता है। अब ये रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन, और ये सेम प्लेन में रहेंगे तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इस रिपल्शन से बचने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा रोटेट कर जाता है। तो इसको आप फिक्स करिएगा और सामने वाले को क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा रोटेट कर दिया जाए। अब देखा जाए कितना इसमें समझ में आ रहा है। देखिए ये प्लेन है और ये थोड़ा सा क्या कर गया, रोटेट कर गया। फिर से समझिए, ये बोर्ड के प्लेन में न रह के थोड़ा सा क्या कर गया, रोटेट कर गया। अब रोटेट क्यों किया है, ताकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो, नीचे वाले बेंजीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिपल्शन फील ना करे। फिर से ऐसे समझिए, ये बेंजीन बोर्ड के प्लेन में है और ये वाला जो प्लेन है ये आपने थोड़ा सा क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। क्यों रोटेट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। रोटेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच रिपल्शन, और अगर ये थोड़ा सा रोटेट कर गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में रिपल्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली अगर समझा जाए कि बेंजीन अगर ये है, ठीक है, ये अगर बेंजीन है तो उसके ऊपर ये CO माइनस है, ठीक है। तो अगर ये एकदम एक प्लेन में रहेंगे तब तो रेजोनेंस बढ़िया हो रहा है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा रोटेट कर गया, ठीक है, तो अगर ये रोटेट कर गया तो इसके p ऑर्बिटल्स भी क्या करेंगे, रोटेट कर रहे हैं, और p ऑर्बिटल्स रोटेट कर रहे हैं तो अब ये p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के एकदम पैरेलल नहीं रह पाएंगे। अगर p ऑर्बिटल्स की सिचुएशन समझी जाए तो ये आपका p ऑर्बिटल है, यहाँ p ऑर्बिटल है एकदम पैरेलल, या ऐसे समझिए आप इसको, ये दोनों p ऑर्बिटल्स क्या है, पैरेलल है। और अगर CO माइनस का प्लेन रोटेट करता है तो p ऑर्बिटल भी क्या होगा, थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा। तो अब इसमें इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। अगर ये क्या है, ठीक है, ऐसे समझिए, अगर ये क्या है, पैरेलल है, तब तो बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन अगर किसी कारण से p ऑर्बिटल थोड़ा सा रोटेट किया तब इसमें इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो फिर से फाइनल बात कंक्लूड किया जाए कि बेंजोइक एसिड में आपने H+ निकाला, बेंजोएट आयन बना, बेंजोएट आयन में निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ अच्छा रेजोनेंस हो रहा है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ गई और C6H5 माइनस हाई इफेक्ट लगा रहा है। लेकिन हमको सीधे सीधे एक बात और दिख रही है कि ये कार्बोनिल बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, तो ये रेजोनेंस होने लगेगा तो इसका रेजोनेंस का पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्टेबलाइजेशन क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज का घट जाएगा, जिसको हम लोग ने क्रॉस कंजुगेशन नाम दिया था। लेकिन एक बात और कि जब इसको और इसको रेजोनेंस करना है,
ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड हो और ये सी डबल बॉन्ड सी को आपस में क्या करना है, रेजोनेंस करना है, तो दोनों के पी ऑर्बिटल्स को क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और पी ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना मतलब ये जो CO माइनस है और ये जो बेंजीन है ये बोर्ड के प्लेन में रहेगा, तब पी ऑर्बिटल्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब ये बोर्ड के प्लेन में है तो इसमें एक रिपल्शन की टेंडेंसी होती है, क्योंकि ये बड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड है, ये भी बड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड है, आपस में रिपेल करते हैं। और रिपल्शन से बचने का एक ही रास्ता है कि थोड़ा सा ये क्या कर जाए, रोटेट कर जाए, क्योंकि बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो थोड़ा सा ये रोटेट करके रहता है CO माइनस, बेंजीन के प्रॉपर प्लेन में नहीं रहता है। अब रोटेट हो गया तो इसके पी ऑर्बिटल्स भी पैरेलल नहीं रह पाएंगे कायदे से, समझ में आए? तो ये पी ऑर्बिटल एकदम पैरेलल नहीं हो पाएंगे, तो इसका मतलब इफेक्टिव क्रॉस कंजुगेशन यहां नहीं होता है, स्लाइट क्रॉस कंजुगेशन की बात की जाती है, समझ में आ रही बात? तो देयर इज अ स्लाइट इफेक्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन बिटवीन द पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन एंड पाई बॉन्ड ऑफ द कार्बोनिल। बहुत बढ़िया क्रॉस कंजुगेशन नहीं, समझ में आ रही बात? स्लाइट इफेक्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। क्यों स्लाइड इफेक्ट? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एग्जैक्टली पैरेलल, एग्जैक्टली प्लेनर नहीं होते हैं, ठीक है, और पी ऑर्बिटल्स एकदम पैरेलल नहीं हो पाए, ठीक है। तो इस बात को लिख लेते हैं, देयर इज some extent of cross conjugation between pi bonds of benzene, between pi bonds of benzene and carbonyl, which prevents the effective stabilization of the negative charge in the benzoate, which prevents the effective stabilization of negative charge in benzoate ion, which prevents the effective stabilization of negative charge in the benzoate ion। अब सारी बातों को फिर से कंक्लूड किया जाए। ये सारी कहानी इसलिए हो रही है ताकि हम फॉर्मिक एसिड से कंपैरिजन कर पाए। तो अगर फॉर्मिक एसिड की बात किया जाए तो फिर से समझिए बात को, जब हम फॉर्मिक एसिड से कंपेयर कर रहे हैं तो फॉर्मिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है, इन कंपैरिजन टू बेंजोएट आयन। यहाँ पी के वैल्यू क्या हो गया, 4.2 हो गया। तो फिर से समझा जाए कि फॉर्मिक एसिड क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, जबकि इसमें हम C6H5 का माइनस आई इफेक्ट बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमको समझ में आया कि भाई C6H5 माइनस आई इफेक्ट तो लगाता ही है, लेकिन क्रॉस कंजुगेशन भी लगा रहा है, और क्रॉस कंजुगेशन लगने से इस नेगेटिव चार्ज का इफेक्टिव स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, घट गई क्रॉस कंजुगेशन के कारण। और फिर प्रश्न उठता है कि क्रॉस कंजुगेशन क्या बहुत इफेक्टिव लगता है? तो यहां इसका जवाब है कि नहीं, क्रॉस कंजुगेशन लगता तो है लेकिन हल्का सा लगता है, बहुत इफेक्टिव भी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ये दोनों आपस में सेम प्लेन में रहने की टेंडेंसी खो चुके हैं बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्शन। तो इस सिग्मा बॉन्ड के राउंड रोटेट होके ये थोड़ा सा क्या होते हैं, एक तो प्लेन में रहेगा, दूसरा थोड़ा सा टिल्टेड रहेगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात? ताकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन प्रिवेंट हो जाए। तो क्रॉस कंजुगेशन का इफेक्ट जो हो गया वो कम हो गया, काफी थोड़ा सा क्रॉस कंजुगेशन, तो थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या हो गई, कमी आ गई। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए अब ये थोड़ा सा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगेन एसिडिक एसिड जैसे आगे अब आप कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ देखिए एसिडिक एसिड में जब हम कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट की बात कर रहे थे आप, ठीक है, लेकिन इसमें तो क्रॉस कंजुगेशन हो गया, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो इससे भी पीछे चली जानी चाहिए। तो वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें क्रॉस कंजुगेशन होता तो है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग क्रॉस कंजुगेशन नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ द बेंजीन एंड CO माइनस, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग क्रॉस कंजुगेशन का इफेक्ट भी नहीं आ पाता है, ठीक है। तो इसीलिए फाइनली फिर से समझा जाए, इनको कंपेयर करेंगे तो बेंजीन के प्लस आई माइनस आई से कंपेयर कर लीजिएगा, इसका माइनस आई और इसका प्लस आई।
इनको कंपेयर करिएगा तो ये प्लस आई, और यहाँ रेफरेंस केस इसको कंपेयर करिएगा, तब आपको सारा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि जितना एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ज़्यादा भी इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है, क्योंकि क्रॉस कंजुगेशन एक निगेटिव फैक्टर के रूप में रोल प्ले कर देता है और उसका थोड़ा सा हमको इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, और एक बात और कंक्लूड करिएगा कि बेंजोइक एसिड या बेंजोएट आयन में इन दोनों के सेम प्लेन में रहने की टेंडेंसी कम होती है। ठीक है, क्यों कम होती है? बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो ओवरऑल वैल्यूज याद रखिएगा। अच्छा, वैल्यूज के सपोर्ट में ही हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, समझ में आ रही बात? हमें वैल्यूज पता थी तब हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई किस किस पॉसिबल एक्सप्लेनेशन से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, देखा जाए और क्वेश्चन। यहां आपका COH हो गया और यहां हमने ग्रुप्स अटैच कर दिए Z इक्वल्स टू NO2 CHO Cl ठीक है, CH3 OCH3, ये CH3 हो गया और आपका OCH3। तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। NO2 उस पोजीशन से अब डायरेक्ट बात किया जाएगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? H+ निकलने के बाद CO- की बात कर रहे हैं, और ये पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन, तो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन दोनों की बात करेंगे, और मेटा पोजीशन होती तो इंडक्टिव इफेक्ट ओनली की बात करते। तो यहाँ -R -I, बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, -R -I +R इफेक्ट, -I इफेक्ट, -I डोमिनेट कर रहा है, नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहे हैं, ये रेफरेंस केस हुआ। ये आपका हाइपर कंजुगेशन +I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम करेगा, और यहाँ लोन पेयर है तो ये आपका +R इफेक्ट और -I इफेक्ट, और +R लग गया तो ये तो बहुत ही डोमिनेटिंग इफेक्ट हो गया। यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? A हो गया, उसके बाद B हो गया, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E, उसके बाद F हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? NO2 सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसके बाद CHO Cl, फिर H रेफरेंस के CH3 और OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए, और OCH3 +R इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से ये कुछ वैसा ही है जैसा फिनॉल की बात कर रहे थे। ठीक है, यहाँ OH होता तब पर भी आंसर क्या था? यही था। अब बेंजोइक एसिड में एक और खास बात समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक हेडिंग समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये आपका OH हो गया, यहाँ हमने NO2 लगा दिया, यहाँ आपका COH हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, ठीक है,
तो आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखा जाए इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि सर देखिए वो CH3 लगा हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगाएगा। कौन कौन सा इफेक्ट लगाएगा? +R इफेक्ट लगाएगा और -I इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया जाए, यहाँ आपका OH हो गया, ठीक है, इसको रहने देते हैं। फिर से समझा जाए, इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो +R और -I इफेक्ट, और यहाँ क्या है? -R और -I इफेक्ट। ये तो जबरदस्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा। और CN आपका -R -I इफेक्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाले ग्रुप्स क्या करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और भेजने वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आप किसकी एक्सपेक्ट करेंगे? आप कहेंगे सर NO2 सबसे पावरफुल है, ये सबसे एसिडिक होगा। नहीं, आपको समझना ये है कि यहाँ पहले क्लास ऑफ कंपाउंड चेंज नहीं करना है, क्लास ऑफ कंपाउंड में कंपैरिजन नहीं करना है। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है? फिनॉल है। ये क्या है? अल्कोहल है। तो अल्कोहल को कभी भी हम कंपेयर किससे नहीं करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत एसिडिक होंगे। इसको आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लगा दिया, थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बेंजोइक एसिड और अगर फिनॉल की तुलना करें तो बेंजोइक एसिड क्या होता है? इसका पीके वैल्यू हमने आपको लिखवाया बेंजोइक एसिड का, ठीक है, 4 के आसपास, 4.2 होता है, जबकि इसका 10 होता है, मतलब इससे 10⁻6 टाइम्स से क्या है? ज़्यादा एसिडिक। तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक C हो जाएगा, उसके बाद B हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है? फिनॉल है। तो क्लास ऑफ कंपाउंड्स को आपस में कंपैरिजन नहीं करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या हो गया? आपका फिनॉल हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अगला पॉइंट एक समझते हैं हम लोग, ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड, इस पर काफी सवाल मिलेंगे आपको। अभी क्या है एग्जैक्टली पहले समझ लीजिए, फिर स्टेटमेंट इस फॉर्म में लिखते हैं। जो स्टेटमेंट दिया जाता है कि बेंजोइक एसिड COH, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आप लगा दीजिए, ठीक है, ये या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या हो सकती है? या तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की पोलैरिटी हो सकती है, विड्रॉइंग की पोलैरिटी हो सकती है। समझ में आ रही बात? लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ पोलैरिटी, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ये हमेशा ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो स्टेटमेंट क्या होता है? एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड, एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड irrespective of polarity, पोलैरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोलैरिटी will increase the acidic strength, will increase the acidic strength. ठीक है, एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड इज रिस्पेक्टिव ऑफ पोलैरिटी विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। इस स्टेटमेंट को बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो पहले इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल समझिए, जैसे यहाँ NO2 लगा दिया तो NO2 तो एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ही, ठीक है। लेकिन जितना बढ़ाना चाहिए NO2 का इफेक्ट -R -I इफेक्ट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ाएगा NO2 उससे कहीं ज़्यादा यहाँ से बढ़ाएगा ऑर्थो पोजीशन से। समझ में आ रही बात। या CH3 की बात करें तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन CH3 अगर ऑर्थो पोजीशन पे लग गया बेंजोइक एसिड के तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है, यही मतलब है। तो एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ इररिस्पेक्टिव ऑफ पोलैरिटी। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यहाँ एक बात समझने की कोशिश करिए, हमने आपको एक बात पहले ही बताया था कि यहाँ बेंजीन और COH या CO- कुछ भी कहिए, तो ये एक बड़ा ग्रुप है और ये भी एक क्या है, बड़ा ग्रुप है। तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल कर रहे हैं, तो इनकी सेम प्लेन में रहने की टेंडेंसी पहले से भी कम है, ठीक है। ये सेम प्लेन में रहना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि रिपल्शन है, सेम प्लेन में रहने की टेंडेंसी इनकी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। तो इस बेंजीन और इस COH या CO-H+ निकलने के बाद उनकी पहले से भी टेंडेंसी कम होती है कि सेम प्लेन में रहा जाए। लेकिन जैसे ही आपने ग्रुप यहाँ लगा दिया, अब भीड़ क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। जैसे अगल बगल ग्रुप आ गए तो अब इनका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपल्शन करने लगेगा, तो भीड़ क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो देखा जाए सिचुएशन क्या हुई, तो यहां आपने H+ निकाला, CO- बना दिया और यहां क्या हो गया, ये ग्रुप लगा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा कि यहां जो ग्रुप लगा हुआ है वो पहले से जो टेंडेंसी थी सेम प्लेन में न रहने की, उसको एकदम बढ़ा दिया, अचानक से बढ़ा दिया, क्योंकि बगल में ग्रुप आने से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो उस टेंडेंसी को बढ़ा दिया, मतलब अब ये CO- बेंजीन के प्लेन में नहीं आना चाहता है, नहीं आना चाहता है। तो ये बात पहले से भी थी, अब आएगा भी नहीं, क्योंकि बगल में एक और ग्रुप आ गया, उसको और एक्सक्यूज मिल गया कि नहीं अब तो हम सेम प्लेन में नहीं आएंगे, क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी, पहले से भी भीड़ थी, ठीक है। तो अब ये जो CO- है, फिर से समझने की कोशिश करिए, ये आपका बेंजीन का प्लेन हो गया, ठीक है, और ये क्या है आपका COH या CO-, ठीक है। तो CO- और या COH और बेंजीन आपस में एक प्लेन में रहने की टेंडेंसी कम रखते हैं, थोड़ा सा रोटेट करने की टेंडेंसी में है कि भाई रोटेट हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। इसीलिए ओवरलैप क्रॉस कंजुगेशन का इफेक्ट उतना आ भी नहीं रहा था, ठीक है। इफेक्ट तो था लेकिन उतना नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही एक और ग्रुप यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे आ गया बेंजीन पे, तो अब क्या करेगा, अब ये एकदम रोटेट कर जाएगा, कहेगा नहीं अब हम एकदम सेम प्लेन में तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब ये रोटेट कर गया, इसका मतलब क्रॉस कंजुगेशन का इफेक्ट क्या हो गया, खत्म होने लगेगा। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब कहने का कि ये जो ग्रुप है यहाँ, ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण ये रोटेट हो जाएगा, और रोटेट होने के कारण ये क्रॉस कंजुगेशन की जो इधर से टेंडेंसी थी वो खत्म होने लगेगी, क्रॉस कंजुगेशन की टेंडेंसी खत्म होने लगेगी। और जब क्रॉस कंजुगेशन की टेंडेंसी खत्म होने लगेगी, ये आपका रोटेट कर रहा है, क्रॉस कंजुगेशन की टेंडेंसी खत्म होने लगेगी, तभी इसके साथ क्या करेगा, इफेक्टिव रेजोनेंस करेगा, इफेक्टिव रेजोनेंस, इफेक्टिव रेजोनेंस। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो फिर से समझिए, स्टेटमेंट क्या दिया जाता है, एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड प्रिवेंट्स द कोप्लेनरिटी ऑफ CO- with the benzene ring and hence preventing the cross conjugation and there is effective delocalization of the negative charge in the conjugate base। समझ में आ रही बात, ये इसका वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए, ये ऑर्थो पोजीशन से जो भी इफेक्ट यहां डालेगा उसको ऑर्थो इफेक्ट की कैटेगरी में पढ़ा जाता है। तो जो मेजर इफेक्ट उसमें होता है, नंबर 1 इफेक्ट होता है वो प्रिवेंशन ऑफ कोप्लेनिटी। देयर आर अदर इफेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। मान लीजिए ग्रुप यहाँ H+ निकलने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया तो स्टेबलाइजेशन हो गया ऑर्थो पोजीशन से, तो वो एक फैक्टर हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का, ठीक है। और भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको लिखते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है इसको समझाते हैं। ऑर्थो इफेक्ट देखिए एक जनरल टर्म है, ऑर्थो पोजीशन से जो इफेक्ट लग रहे हैं वो ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, अब उसको समझा जाए क्यों। तो ऑर्थो इफेक्ट में पहला इफेक्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने, एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन
एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड prevents the coplanarity of COO minus with the benzene ring and hence prevents the cross conjugation and hence prevents the cross conjugation। फिर से समझिए कि भाई इसका अगर प्लेन एकदम ही रोटेट कर गया तो इसके p ऑर्बिटल अब तो पैरेलल एकदम आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो रहा था तो रेजोनेंस करा ले जा रहे थे, भाई ये ऐसे है। ठीक है, p ऑर्बिटल्स आपके इस प्रकार से हैं, ऐसे समझिए, थोड़ा सा ही वेरी कर गया, ठीक है, तो रेजोनेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रेजोनेंस का इफेक्ट आने लगेगा। लेकिन जब ज्यादा ऐसे हो गया, ठीक है, ज्यादा ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि CO माइनस का प्लेन ज्यादा रोटेट कर जाएगा। अब यहां रेजोनेंस क्या होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे आपने रोटेट किया तो थोड़ा सा रोटेट किया तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा रोटेट कर दिया तब ये p ऑर्बिटल्स आपस में अब रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई बात मेरे ख्याल से? तो CO माइनस का प्लेन रोटेट कर गया तो p ऑर्बिटल सब पैरेलल नहीं रह पाएंगे। अब यहाँ क्रॉस कंजुगेशन प्रिवेंट हो गया, नेगेटिव चार्ज इफेक्टिव रेजोनेंस इसके साथ करेगा। तो इसका मतलब एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड प्रिवेंट द कोप्लेनरिटी ऑफ CO माइनस विद द बेंजीन रिंग एंड हेंस प्रिवेंट्स द क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, क्रॉस कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग। अच्छा, इस टाइप के इफेक्ट को कि भाई इसने क्या किया, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा किया तो इसको रोटेट करा दिया, और रोटेट करा दिया तो ये पैरेलल नहीं रह पाए तो रेजोनेंस नहीं हुआ। इसको स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं कि अपने वॉल्यूम से उसको आपने क्या कर दिया, ढकेल दिया प्लेन से बाहर। आपने अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रभाव से इसको प्लेन से बाहर ढकेल दिया, और प्लेन से बाहर ढकेल दिया तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, बेंजीन के साथ। तो with the benzene ring known as steric inhibition of resonance, steric inhibition of resonance, SIR, known as steric inhibition of resonance। समझ में आ रही बात? SIR इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट का पहला जो एक्सप्लेनेशन हुआ वो क्या हुआ? SIR इफेक्ट। ठीक है, कि कोई भी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन से कौन सा इफेक्ट लगा दिया? SIR इफेक्ट लगा दिया, तो बेंजीन के साथ क्रॉस कंजुगेशन क्या हो गया? प्रिवेंट हो गया, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जो दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन आता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो कहीं कहीं हम SIR की बात करते हैं और कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन। समझ में आ रही बात? और दोनों ही ऑर्थो इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट में दो इफेक्ट की बात करेंगे, SIR इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स में, मैक्सिमम एग्जांपल्स में स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस की बात की जाती है, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी बात करेंगे, उससे भी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ रही बात? ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड प्रिवेंट द कोप्लेनरिटी ऑफ CO माइनस विद द बेंजीन रिंग एंड हेंस प्रिवेंटिंग द क्रॉस कंजुगेशन एंड इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अच्छे से रेजोनेंस उसके साथ कर पाएगा। देखिए फिर से समझिए, इसको आपने रोटेट किया है तो ये तो हमेशा ही सेम प्लेन में रहेगा, ये जो है ये तो हमेशा ही एक प्लेन में रहेगा। ये इसके साथ सेम प्लेन में रह सकता है या नहीं रह सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ठीक है, तो ये रेजोनेंस तो हमेशा ही होगा, और जब ये रेजोनेंस आप बंद करेंगे तो ये रेजोनेंस और इफेक्टिव होने लगेगा। ठीक है, तो ऑर्थो इफेक्ट के दो एक्सप्लेनेशन, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां तो नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रुप्स चेंज करेंगे, ग्रुप सब आएंगे, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हम लोग करेंगे। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑर्थो इफेक्ट के जो क्वेश्चन है वो बड़े आसान है। एक बार आपने समझ लिया चीजों को,
चलिए सभी क्वेश्चंस देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो NO2 की अगर बात करें तो NO2 यहां अगर बात करें ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑर्थो इफेक्ट कहीं कहीं बहुत स्ट्रांग इफेक्ट शो करता है, ठीक है। वैसे तो ये अपने आप में एक बड़ा स्ट्रांग इफेक्ट है। तो यहां अगर बात करें तो यहां अगर आपको समझना है कि ये सर -R इफेक्ट बोल रहे हैं, -I इफेक्ट बोल रहे हैं, और एक बड़ी बात ऑर्थो इफेक्ट भी बोल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको समझिए कि -R -I तो लग ही रहा है और ऑर्थो इफेक्ट एडिशनल लग गया, और ऑर्थो इफेक्ट ने इसकी कोप्लेनिटी का लॉस करा दिया और इसका क्रॉस कंजुगेशन बेंजीन के साथ प्रिवेंट हो गया, इफेक्टिव रेजोनेंस हो गया। समझ में आ रही बात? और वैसे तो NO2 इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इफेक्ट लगा ही रहा है, समझ में आ रही बात? तो और यहां से क्या है -I ओनली, और यहां से आपका -R -I इफेक्ट, समझ में आ रही हो? और वो रेफरेंस केस हो गया। या कुछ लोग यहाँ -R -I ना लिख के सीधे ऑर्थो इफेक्ट लिख देते हैं और ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई, ऐसा आइडिया करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या -R -I लग रहा है, उसके अलावा एडिशनल ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, इस तरीके से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। -R लगाने का मतलब फिर से समझिए, पॉजिटिव चार्ज इसके नीचे, पॉजिटिव चार्ज इसके नीचे और पॉजिटिव चार्ज इसके नीचे, और इसके नीचे अगर पॉजिटिव चार्ज CO- के नीचे अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो वो चीजों को स्टेबलाइज करेगा। समझ में आ रही बात? CO- एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और उसके नीचे अगर पॉजिटिव चार्ज भेज रहे हैं तो भाई स्टेबिलिटी तो आने जा रही है। तो बिल्कुल -R -I से स्टेबलाइज कर रहा है और क्रॉस कंजुगेशन को प्रिवेंट कर दे रहा है, ठीक है, बाय इट्स ऑर्थो इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया A। देखिए, अगर यहाँ एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर आप ऑर्थो इफेक्ट नहीं भी कहते तो आप यहां बोलते -I मैक्सिमम, -I क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। ये -I मैक्सिमम लिखा है, -I मैक्सिमम, और यहाँ -I मिनिमम। तो कंपैरिजन करने में कोई दिक्कत नहीं थी आपको, आप बोलते कि -R -I मैक्सिमम, ये तो सबसे एसिडिक होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद -I ओनली मतलब B हो गया, उसके बाद क्या हो गया? D हो गया। लेकिन एडिशनल जो ऑर्थो इफेक्ट लगा है तो वैल्यूज में काफी चेंज आ जाता है, तो A और C की एसिडिक स्ट्रेंथ में काफी अंतर आ जाता है, समझ में? लेकिन हम लोग को ऑर्डर से मतलब है, तो ऑर्डर तो हम वैसे भी लिख ले जाएंगे, ठीक है। तो A, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद D। एडिशनल इफेक्ट लग गया ऑर्थो पोजीशन से, ऑर्थो इफेक्ट।
चलिए इसको बताइए। यहां क्या हो जाएगा, तो फिर से समझा जाए, यहां कौन सा इफेक्ट की बात किया जाए, यहां आपका क्या है, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। अब यहां अपने आपको कंफ्यूज नहीं करना है। CH3 ऑर्थो पोजीशन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब कोई कहे सर हाइपर कंजुगेशन प्लस आई लगता है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन प्लस आई लग गया, ऑर्थो इफेक्ट भी लग गया, समझ में आ रही बात। तो किसके इफेक्ट की बात किया जाए, कौन डोमिनेट करेगा। तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट क्या है कि एनी ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ने वाली है, इसका मतलब डोमिनेट कौन कर रहा है, ऑर्थो इफेक्ट ही डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि CH3 आने से इसका प्लेन चेंज हो जा रहा है, प्लेन चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ से क्रॉस कंजुगेशन प्रिवेंट हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ा देगा। तो इसलिए सीधे सीधे लिखा जाए कि भाई ऑर्थो इफेक्ट है और यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। यहाँ ए स्टैंड कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ देखा जाए ये प्लस आई ओनली एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने वाला काम। ये आपका क्या है, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ए की हो गई, उसके बाद आपका डी हो जाएगा, उसके बाद क्या हो गया आपका बी ऑप्शन हो गया, और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया सी हो गया। तो CH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के बावजूद एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम द ऑर्थो पोजिशन। तो ये आप ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट तक बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।